Hello friends, welcome back to my channel Practical Finance. Today's topic is why markets are falling and understanding the short-term debt cycle. आज हम जानेंगे कि इंडिया में मार्केट्स क्यों फॉल कर रही हैं और इसका शॉर्ट टर्म डेट साइकिल से क्या लेना देना है। हम ये भी जानेंगे कि शॉर्ट टर्म डेट साइकिल किस तरीके से लॉन्ग टर्म डेट साइकिल में कन्वर्ट होती है, और जैसा न्यूज़ में और हर जगह पे आप लोगों को सुनने को मिल रहा है कि एक रिसेशन आने वाला है, तो वो रिसेशन क्यों आएगा, कब आएगा और रिसेशन किस तरीके से आते हैं। वीडियो के एंड तक बने रहिए, जहां मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आने वाले रिसेशन से आप अपने आप को कैसे बचा सकते हैं, चाहे आप जॉब कर रहे हो या आपका छोटा बिजनेस हो या फिर आप किसी भी सोशियो इकोनॉमिक सिचुएशन में हो। उस रिसेशन से खुद को कैसे बचाना है, इसके बारे में इन्फॉर्मेशन आपको वीडियो के एंड में मिलेगी, सो स्टे ट्यून्ड। गाइस, पिछले लगभग 1 से 1.5 महीने में ये इन्फॉर्मेशन बहुत आई है और न्यूज़ में भी बहुत छपी है कि स्टॉक मार्केट, जिसको सेंसेक्स और निफ्टी आम भाषा में हम लोग कहते हैं, वो लगातार फॉल कर रहे हैं। वेरी रिसेंटली इन द मंथ ऑफ सितंबर इटसेल्फ, सेंसेक्स प्लंज्ड बाय 1000 पॉइंट्स एंड निफ्टी फेल बिलो 17,000। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इस तरीके का प्लंज क्यों आया है। एक बहुत बेसिक रीज़न स्टॉक मार्केट के फॉल का ये दिया जा रहा है कि आरबीआई, जो कि इंडिया का सेंट्रल बैंक है, उसने इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया है। तो सबसे पहले हम इसी चीज़ को समझ लेते हैं कि इंटरेस्ट रेट और स्टॉक मार्केट के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है। देखिए, इंटरेस्ट रेट वो रेट है जो आपका रेट ऑफ बोरोइंग है, और किसी इंस्टीट्यूशन की तरफ से माने तो उनका रेट ऑफ लेंडिंग है। जब भी कोई इंस्टीट्यूशन इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देता है तो लोग कम बोरो करते हैं। अगर बैंक आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगा तो आप कम पैसा बोरो करोगे। क्योंकि आप कम पैसा बोरो कर रहे हो, इसका मतलब है कि आप या आप जैसे दूसरे लोग नए बिजनेस कम शुरू करेंगे, कम इन्वेस्ट करेंगे, कम स्पेंड करेंगे। और स्टॉक मार्केट इसको जाहिर सी बात है कि एक नेगेटिव की तरह ट्रीट करता है। सिमिलरली, इफ द इंटरेस्ट रेट्स आर लोअर्ड, उसकी वजह से स्टॉक मार्केट एक पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ता है। लोग ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं, नए बिजनेसेस खुलते हैं, नई अपॉर्चुनिटीज़ डेवलप होती हैं। तो ये एक डायरेक्ट रिलेशनशिप है इंटरेस्ट रेट और स्टॉक मार्केट के बीच में, और इसको कंट्रोल करता है किसी भी दुनिया का सेंट्रल बैंक, और इंडिया के केस में ऑफ कोर्स आरबीआई। इंटरेस्ट रेट मैनिपुलेशन को समझने के लिए आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि किसी भी इकोनॉमी में सेंट्रल बैंक का क्या रोल होता है और फ्री फ्लोटिंग करेंसी क्या चीज़ है। देखिए, दुनिया का कोई भी सेंट्रल बैंक अपने देश के दूसरे बैंकों से अलग है। हमारा आरबीआई भी दूसरे बैंकों से अलग है, एंड द रीजन बीइंग सेंट्रल बैंक्स आर डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द मॉनेटरी पॉलिसी। इट मीन्स दे कंट्रोल द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। अब वो ये काम 2 तरीकों से करते हैं। पहला, इंटरेस्ट रेट को मैनिपुलेट करके, जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, और दूसरा, कितना करेंसी प्रिंट होगा उसको डिसाइड करके। उस बारे में कभी और बात होगी। अब क्योंकि हम लोग, हमसे मेरा मतलब है दुनिया की ज़्यादातर बड़ी इकोनॉमीज, जिसमें इंडिया भी आता है, हम लोगों की करेंसी फ्री फ्लोटिंग होती है। अब आप अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट क्लास में इन्वेस्ट करें, चाहे आप स्टॉक में करें या रियल एस्टेट में करें या कमोडिटीज़ में करें, तो उस इन्वेस्टमेंट के नीचे कोई ना कोई एसेट क्लास होती है। कहने का मतलब, अगर आपने किसी स्टॉक में पैसा लगाया तो स्टॉक के नीचे जो एसेट क्लास है वो पर्टिकुलर बिजनेस है। तो अगर आप टीसीएस का स्टॉक खरीदते हैं, या आप आईटीसी का स्टॉक खरीदते हैं, या आप किसी भी कंपनी का स्टॉक खरीदते हैं, आप चाहे फॉरेन में जाके यूएस मार्केट में एप्पल का स्टॉक खरीदें, अंडरलाइंग एसेट वो बिजनेस है। वो बिजनेस बढ़ेगा, आपको इस बात का यकीन है, इसीलिए आप उस पर पैसा लगा रहे हैं। सिमिलरली, अगर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं तो आपकी प्रॉपर्टी अंडरलाइंग एसेट है। सिमिलरली, अगर आप कमोडिटी यानी गोल्ड, सिल्वर, ऑयल, इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो वो कमोडिटी एसेट है। अनफॉर्चुनेटली 1971 में प्रेसिडेंट निक्सन, जो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने गोल्ड स्टैंडर्ड से डॉलर को हटा दिया। गोल्ड जब तक डॉलर का अंडरलाइंग एसेट था, तब तक दुनिया के सभी बैंकों के ऊपर ये रेस्ट्रिक्शन था कि वो उतनी ही करेंसी प्रिंट कर सकते हैं जितने का उनके पास गोल्ड है। अमेरिका ने जब डॉलर को गोल्ड स्टैंडर्ड से हटाया तो उसके बाद दुनिया की बड़ी सभी इकोनॉमीज़ ने ये शुरू कर दिया। 1976 में इंडिया ने भी किया। अब इंडिया में जो करेंसी प्रिंट होती है या जो करेंसी डेट के तौर पे निकलती है, उस करेंसी के नीचे कोई अंडरलाइंग एसेट नहीं है। वो करेंसी इसीलिए मान्यता लेती है, उस करेंसी की वैल्यू सिर्फ इसलिए है क्योंकि सरकार उसकी गारंटी ले रही है। इसीलिए उसे फिएट करेंसी बोलते हैं, क्योंकि वो किसी एसेट के दम पे नहीं खड़ी हुई, वो सिर्फ इसलिए खड़ी है कि हमें हमारी सरकार के ऊपर भरोसा है। अब क्योंकि ऐसा होता है, इसलिए सरकार के पास ये पावर आती है कि जब सरकार को लगता है कि इकोनॉमी स्लो डाउन हो रही है और लोगों को या बिजनेस को स्टिमुलस की ज़रूरत है, तो वो आरबीआई को ऑर्डर देते हैं कि करेंसी ज़्यादा प्रिंट की जाए या डेट ज़्यादा मार्केट में उतारा जाए।
देखिए, मार्केट के लिए क्रेडिट और पैसा यानी मनी या इसको आप कैश कह लीजिए, वो एक ही बात है। क्रेडिट उसी तरीके से इकोनॉमी में फ्लो करता है जिस तरीके से कैश फ्लो करता है, लेकिन जैसे ही क्रेडिट आएगा इमीडिएटली डेट आएगा। अगर मैं आपको उधार देता हूँ, यानी मैंने आपको क्रेडिट दिया, तो आप जैसे ही मैंने आपको क्रेडिट दिया आपके ऊपर डेट चढ़ गया, तो क्रेडिट का दूसरा नाम बन जाता है डेट। अब क्योंकि क्रेडिट इकोनॉमी में वैसे ही फ्लो करता है जिस तरीके से कैश फ्लो करता है, इसीलिए डेट इज इक्वल टू मनी। क्योंकि क्रेडिट इक्वल टू मनी, इसलिए डेट इक्वल टू मनी। अब इस पर्टिकुलर सिचुएशन में जब भी ऐसा होगा कि मार्केट में बहुत ज़्यादा डेट आ चुका है या बहुत ज़्यादा करेंसी फ्लोट कर रहा है, तो आरबीआई इंटरेस्ट रेट को मैनिपुलेट करेगा। अब अगर फ्री फ्लोटिंग करेंसी ना होती और सिर्फ गोल्ड के बेसिस पे या किसी अंडरलाइंग एसेट के बेसिस पे करेंसी प्रिंट हो रही होती, तो मार्केट में इतना डेट नहीं आता। अगर मार्केट में डेट नहीं आता तो मार्केट में ये अप स्विंग्स नहीं आ रहे होते। इसका मतलब है कि ये बूम और बस्ट का साइकिल नहीं आ रहा होता। अब बूम और बस्ट का साइकिल क्या होता है, इसको समझ लेते हैं। बूम और बस्ट के साइकिल से ही हमारा टॉपिक जुड़ा है, यानी कि शॉर्ट टर्म डेट साइकिल। जब भी मार्केट में ज़्यादा क्रेडिट फ्लोट किया जाता है तो मार्केट छलांग मारता है। इसको बोलते हैं मार्केट का बूम यानी अप स्विंग। लोगों के पास ज़्यादा क्रेडिट आता है, लोग ज़्यादा खर्चे करते हैं। आपका खर्चा किसी और की इनकम है तो किसी और की इनकम बढ़ती है। अब उस व्यक्ति का खर्चा किसी और की इनकम है तो किसी और की इनकम बढ़ती है। इस तरीके से एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है। ये चेन रिएक्शन बूम कहलाता है, यानी कि मार्केट बूम। अब जैसे ही मार्केट एक पर्टिकुलर पॉइंट तक बूम हुआ, उसके बाद ऐसा होता है कि प्रोडक्टिविटी मैच नहीं कर पाती इस क्रेडिट को। इसका मतलब है, आप इसको एक एग्जाम्पल की तरीके से समझिए। अगर हम सबको आलू चाहिए फॉर एग्जाम्पल, और हम सबके पास बहुत सारा पैसा है आलू खरीदने का और पैसा लगातार मार्केट में आए जा रहा है, लेकिन अगर आलू की प्रोडक्शन हमारे पैसे के अक्यूमुलेशन से धीरे हुई, तो ऐसी सिचुएशन आ जाएगी जहाँ पे आलू कम होगा और पैसा लोगों के पास बहुत ज़्यादा होगा। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, आलू की कीमतें बढ़ जाएंगी और इसे कहते हैं इन्फ्लेशन। अब इन्फ्लेशन किसी को पसंद नहीं है, तो आरबीआई एक सोचता है कि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो अब इन्फ्लेशन को कम करने का समय आ गया। तो जो चेन रिएक्शन आरबीआई ने शुरू किया सरकार के कहने पे, उसी चेन रिएक्शन को आरबीआई रिवर्स करता है। और रिवर्स करने का तरीका क्या है कि जहाँ पे पहले क्रेडिट दिया था, अब क्रेडिट को रोकना शुरू कर लो, अब क्रेडिट को काटना शुरू कर दो, यानी कि अब डेट को गिराना शुरू कर दो मार्केट में से। तो क्योंकि डेट को मार्केट में से गिराना शुरू कर देते हैं, तो आप अपने खर्चे कम करते हैं। जब आप अपने खर्चे कम करेंगे तो किसी और, आपका खर्चा जो किसी और की इनकम थी, उसका इनकम कम हो जाएगी। जब उसकी इनकम कम हो जाएगी तो वो व्यक्ति खर्चे कम करेगा। जब वो खर्चे कम करेगा तो जो बंदा उससे पैसे कमा रहा था वो इनकम कम करेगा और चेन रिएक्शन रिवर्स में चलना शुरू हो जाएगा। इसे बोलते हैं मार्केट बर्स्ट। तो मार्केट बूम और मार्केट बर्स्ट, ये दोनों सिचुएशन सेंट्रल बैंक और सरकार मिलकर क्रिएट करते हैं। और वो इसलिए होता है क्योंकि प्रोडक्टिविटी, अगर आप प्रोडक्टिविटी का ग्राफ देखो तो वो सीधा जा रहा है, लीनियर ग्राफ है। वो ग्राफ मैच नहीं कर पाता शॉर्ट टर्म डेट साइकिल के ग्राफ को। मार्केट में उतना ज़्यादा क्रेडिट फ्लो कर रहा है जितनी प्रोडक्टिविटी नहीं है। तो ऐसा होने पे एक टाइम ऐसा ज़रूर आएगा जब मार्केट में प्रोडक्ट की कमी हो जाएगी लेकिन पैसा बहुत ज़्यादा होगा। उस केस में इन्फ्लेशन बाय डिफ़ॉल्ट बढ़ जाएगा और उस समय आरबीआई को रिवर्स करना पड़ेगा इस पूरे प्रोसेस को। तो इस समय जो हो रहा है मार्केट में, जो फॉल आ रहा है, वो इसीलिए आ रहा है क्योंकि आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया। मार्केट में इतना ज़्यादा क्रेडिट, इतना ज़्यादा उधार मार्केट के अंदर आ चुका है कि प्रोडक्टिविटी उस कैश को, और मैं कैश बोल रहा हूँ क्योंकि कैश और क्रेडिट ये दोनों बिजनेस में एक ही तरीके से फ्लो होता है। और क्रेडिट क्या है, क्रेडिट इज डेट। तो क्योंकि क्रेडिट या डेट या कैश, इन दिस कैश समझ लीजिए आप उसको, वो क्योंकि प्रोडक्टिविटी से ज़्यादा तेज़ी से बढ़ गया इसीलिए इन्फ्लेशन बढ़ने लग गया। तो उस इन्फ्लेशन को रोकने के लिए आरबीआई ने एक कदम उठाया। अब ये शॉर्ट टर्म डेट साइकिल भले ही 5 से 8 साल में ख़त्म हो जाए, लेकिन जब ये ख़त्म भी होती है उस समय भी एक चीज़ कॉमन रहती है और ये दुनिया की सभी इकोनॉमीज़ में कॉमन है। डेट हमेशा प्रोडक्टिविटी से थोड़ा सा ऊपर रहता है। वो इसलिए क्योंकि दुनिया की सरकारों को अब छूट मिल चुकी है करेंसी प्रिंट करने की या मार्केट में डेट उतारने की। मैंने आपसे पहले भी कहा है, अब करेंसी के नीचे कोई अंडरलाइंग एसेट तो है नहीं। अब ऐसा तो है नहीं कि उतना ही करेंसी प्रिंट कर सकते हैं जितना सोना है। अब सोने की गोल्ड स्टैंडर्ड से करेंसी हट चुकी है, तो अब जितना इच्छा है सरकारें उतना क्रेडिट मार्केट में डाल देती हैं। इवेंचुअली ये होता है कि 75 से 100 साल के बीच में एक लॉन्ग टर्म डेट साइकिल आता है, जब डेट इतना बढ़ जाता है कि आरबीआई के कंट्रोल से बाहर हो जाता है। इन दैट सिचुएशन, आरबीआई से मेरा मतलब है दुनिया के किसी भी सेंट्रल बैंक के। अमेरिका के केस में वो फेडरल रिजर्व होगा, हमारे केस में आरबीआई है। इन दैट सिचुएशन मॉनेटरी पॉलिसी फेल कर जाती है
उस समय फिर क्वांटिटेटिव ईजिंग और इस तरीके के दूसरे तरीके अपनाने पड़ते हैं, जिनके बारे में हम कभी और डिस्कस करेंगे। पॉइंट ये है कि क्योंकि डेट हमेशा से बढ़ता है, डेट लगातार बढ़ता चला जा रहा है, इसलिए इन्फ्लेशन हमेशा बढ़ता चला जा रहा है। हमारे पेरेंट्स के टाइम पे जो सामान जितने का बिकता था, आज कई गुना महंगा है और आने वाले 15-20 साल में और भी महंगा होगा। इनफैक्ट 2008 में जब रिसेशन आया था तो उसका रीज़न भी यही था कि डेट इतना बढ़ गया था कि वहाँ अमेरिका का फेडरल रिजर्व जो उनका सेंट्रल बैंक है, वो बचा ही नहीं पाया उनको। उसकी क्षमता ख़त्म हो गई मार्केट को स्टेबलाइज करने की, इंटरेस्ट रेट को मैनिपुलेट करके। तो उस सिचुएशन को बोलते हैं लॉन्ग टर्म डेट साइकिल। जब रिसेशन आता है, रिसेशन मतलब सिग्निफिकेंट डाउन टर्न ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब शॉर्ट टर्म डेट साइकिल में तो सेंट्रल बैंक ने इंटरेस्ट रेट को मैनिपुलेट करके बचा लिया, लेकिन लॉन्ग टर्म डेट साइकिल के केस में ये पॉसिबल नहीं होता। तो शॉर्ट टर्म डेट साइकिल इवेंचुअली लॉन्ग टर्म डेट साइकिल को जन्म देती है। अब यूं तो 75 से 100 साल लगते हैं लॉन्ग टर्म डेट साइकिल को आने में, लेकिन 2008 के रिसेशन के बाद और फिर 2011 में यूरोप में भी क्राइसिस आया, उसके बाद दुनिया की लगभग सभी सरकारों ने बहुत ही तेजी से करेंसी को प्रिंट करना शुरू कर दिया। इंडिया में भी करेंसी प्रिंटिंग बहुत तेजी से हुई। कोरोना आया 2020 में, उसके बाद तो और ज़्यादा करेंसी प्रिंट करनी पड़ी और मार्केट में ज़बरदस्त क्रेडिट उतारना पड़ा ताकि बिजनेसेस को एक किक स्टार्ट मिल सके। अब दिक्कत ये है कि क्योंकि सरकारें इनहेरेंटली एफिशिएंट नहीं होती, दुनिया की कोई भी सरकार एफिशिएंट नहीं होती। हम लोग कहते हैं ना गवर्नमेंट एफिशिएंट नहीं है, तो सिर्फ हमारी गवर्नमेंट नहीं है, दुनिया की कोई भी गवर्नमेंट उतनी एफिशिएंट नहीं होती। तो जब ऐसे लोग जो एफिशिएंट नहीं है वो मार्केट में लगातार पैसा पंप करते रहते हैं, तो एक सिचुएशन ऐसी आ जाती है जब उन लोगों को पैसा मिलने लग जाता है जिनकी पैसा लौटाने की क्षमता नहीं है, तो डेट जो है वो बहुत तेजी से बढ़ता चला जाता है। अब रिसेशन की बातें इसलिए हो रही हैं क्योंकि कोरोना के बाद खास तौर पे इतना ज़्यादा दुनिया में डेट आ चुका है, इतना ज़्यादा करेंसी प्रिंट हो चुका है दुनिया के अंदर कि लोगों को ये टेंशन होने लग गई है और ये बहुत ही जेन्युइन कंसर्न है लोगों का कि ये डेट चुकाएगा कौन, ये डेट वापस कैसे होगा। क्योंकि दुनिया की कोई भी सरकार डेट वापस लेने का उनके पास सिर्फ एक ही तरीका है, वो है टैक्स करना। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा टैक्स बढ़ा देंगे तो इलेक्शन हार जाएंगे। तो इसीलिए अब ये एक कंसर्न बन चुका है कि रिसेशन तो आना ही है। सवाल ये है कि क्या वो अगले साल आएगा। अमेरिका में कुछ लोगों का मानना है कि ऑलरेडी आ चुका है, यूरोप में कुछ लोगों का मानना है कि ऑलरेडी आ चुका है, इंडिया में अभी तक हमारे मिनिस्टर्स तो ये कह रहे हैं कि नहीं आया, बट इवेंचुअली वो आना है। क्योंकि ये मैथमेटिक्स का, गणित का रूल है। आपने क्योंकि हवा में करेंसी पैदा कर दी, उसके नीचे कोई अंडरलाइंग एसेट नहीं है, तो जब वो करेंसी रिटर्न नहीं होगा, वो डेट वापस नहीं जाएगा, तो इवेंचुअली रिसेशन ने आना ही है। अब क्योंकि हम ये जान चुके हैं कि रिसेशन ने आना ही है, तो अब हमें ये जानना है कि हम खुद को कैसे डिफेंड करेंगे। हाउ विल वी प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स फ्रॉम द अपकमिंग रिसेशन। अगर आपने ग्राफ को, जो मैंने आपको दिखाया था शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म और प्रोडक्टिविटी ग्रोथ का ग्राफ, तो उसमें आपने देखा होगा कि प्रोडक्टिविटी ग्रोथ वो चीज़ है जो फ्लक्चुएट नहीं करती, उसकी लाइन बिल्कुल स्ट्रेट जा रही है। इसका मतलब ये है कि अगर आप एज एन इंडिविजुअल अपने स्किल को बढ़ाएं, अपने मोनेटाइजेबल स्किल्स को बढ़ाएं, तो आप अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं। क्योंकि मार्केट में हमेशा स्किलफुल लोगों की, दिमाग वाले लोगों की, क्षमता वाले लोगों की रिक्वायरमेंट रहती है। अगर मार्केट गिर भी गया तो मार्केट को दोबारा ऊपर आने के लिए होशियार, मेहनती, कामयाब लोगों की ज़रूरत पड़ेगी जो मार्केट को ऊपर लेके जाएंगे। इसका मतलब है आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने स्किल लेवल को बढ़ाएं और ऐसे स्किल्स को बढ़ाएं जिनकी मार्केट में डिमांड है, जिन स्किल्स के बदले आप ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। जब भी रिसेशन आता है तो एसेट्स की वैल्यू गिर जाती है और ये मौका मिलता है अमीर लोगों को और अमीर बनने का। आपने देखा होगा कि हर रिसेशन के अंत में चंद लोग जो पहले से अमीर थे वो कई गुना ज़्यादा अमीर हो गए। वो इसलिए अमीर हो गए क्योंकि उनके पास पहले से कैश मौजूद था, और जैसे ही रिसेशन आया एसेट्स की वैल्यू गिर गई, तो उन्होंने अपने पास रखे हुए कैश का इस्तेमाल करा, एसेट्स खरीदे, और जैसे ही मार्केट ऊपर आया उन एसेट्स को बेच दिया और प्रॉफिट को अपने पास रख लिया। अब हो सकता है कि आपके पास उतना कैश ना हो, लेकिन आपको ये भी समझना चाहिए कि दुनिया की सरकारें बाज नहीं आने वाली। तो ये इकलौता रिसेशन नहीं है, आने वाले समय में और भी आएंगे। तो उनसे डर के, घबरा के, घर पे दुबक के बैठने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आप बच नहीं सकते। दुनिया की सरकारें अंधा पैसा खर्च कर रही हैं, मार्केट में क्रेडिट उतार रही हैं, और वो क्रेडिट या वो डेट वापस करने की क्षमता लोगों में उतनी नहीं है। तो ये रिसेशन एक है, इसके बाद और भी आएंगे। तो आपको लगातार अपना स्किल सेट बढ़ा के रखना है ताकि आपकी इनकम बढ़ती चली जाए और आने वाले 3, 4, 5 साल में आपके पास अच्छा खासा कैपिटल इकट्ठा हो जाए, ताकि जब अगली बारी ऐसी कोई सिचुएशन आए जहाँ पे रिसेशन है मार्केट के अंदर, या एसेट की प्राइस गिर रही है या एसेट की वैल्यू गिर रही है, तो आप उस पोजीशन में रहें
कि आप सस्ते एसेट को खरीद सकें, चाहे वो लैंड हो, चाहे वो सस्ते स्टॉक हो, चाहे वो सस्ती कमोडिटीज़ हो, आप उनको खरीद सकें और जब मार्केट बढ़े तो आप उसको बेचो और प्रॉफिट को पॉकेट कर लो। तो ये है तरीका रिसेशन से निपटने का। रिसेशन से आप बच नहीं सकते, मुकाबला आपको करना है। तो मुकाबला करने का बेस्ट तरीका ये है कि अपने आप को लगातार डेवलप करिए, अपने स्किल्स को लगातार डेवलप करिए, अपने टाइम को यूटिलाइज करिए और ज़्यादा स्किल सीखने में और उनको मोनेटाइज कराने में। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, अच्छी लगी हो, आपके काम की लगी हो तो ज़रूर लाइक करिए, चैनल की रीच बढ़ती है। वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करिए इसी तरीके के अमेजिंग प्रैक्टिकल फाइनेंस कंटेंट के लिए। Take care of yourselves and your families. God bless us all. Thank you.